Hello friends, welcome to Sukorsal Academy of Commerce. Friends, I am Kavita and today we will discuss on factoring. ये फैक्टरिंग का हमारा सेकंड लेक्चर है। फैक्टरिंग का फर्स्ट लेक्चर हमने पहले ही एक दिन कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको ये आगे समझ आएगा कि फैक्टरिंग है क्या और इसका क्या प्रोसीजर वगैरह प्रोसेस वगैरह हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि फैक्टरिंग होती क्या है। तो फैक्टरिंग क्या है, ये एक फाइनेंशियल सर्विस है। ये एक फाइनेंशियल सर्विस तो है, इसके साथ साथ ये इसमें और भी बहुत सारी सर्विसेज साथ में दी जाती हैं, जैसे कि अकाउंट मेंटेन करना, रिसीवेबल मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो इसमें क्या है कि इसमें हम रिसीवेबल मैनेजमेंट करते हैं। कैसे करते हैं कि रिसीवेबल्स को किसी फैक्टर को सेल कर दिया जाता है, फिर वो फैक्टर जो है वो हमारे रिसीवेबल से ड्यू डेट पे पैसे कलेक्ट करता है, लेकिन हमें एडवांस में ही पैसे दे देता है और इसके बदले कुछ फीस चार्ज करते हैं और हमें बहुत सारी और भी सर्विसेज जो उसके साथ देते हैं। और बाद में जब ड्यू डेट पे रिसीवेबल से कलेक्ट कर लेते हैं, ये 80 to 90% तक का एडवांस दे देते हैं। बाद में जो बचा हुआ 10-20% जो है वो बाद में अपने इंटरेस्ट वगैरह फीस वगैरह काट के पूरी दे देते हैं। इससे क्या होता है फैक्टरिंग से, एक तो हमारी क्रेडिट सेल इंक्रीज होने से हमारी सेल्स इंक्रीज होती है। क्रेडिट में अगर हम देंगे तो फेवरेबल टर्म्स में अगर हम हमारी सेल करेंगे तो हमारी सेल इंक्रीज होगी। दूसरा जो हमारा रिस्क है बैड डेट्स का वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमें प्रोफेशनल सर्विस मिल जाती है रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग जो है, एक तो देखो रिकोर्स और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होते हैं। ये क्या होती है रिकोर्स और नॉन रिकोर्स? देखो, रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब है कि फैक्टर जो है उसके पास एक रिकोर्स होता है, यानी कि उसके पास एक कोर्स अवेलेबल होता है, एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्या ऑप्शन? कि जो डिफॉल्ट रिस्क है वो फैक्टर खुद बोर ना करके जो फर्म है उसको ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि अगर मान लो हम फर्म है, मान लो AB लिमिटेड, कोई भी फर्म है ABC लिमिटेड, अगर वो फर्म किसी फैक्टर को हायर करती है, या फैक्टर कौन होता है? कोई भी फाइनेंशियल फर्म, कोई फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है, कोई भी जैसे कि कोई बैंक हो सकते हैं, जैसे SBI ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड है, SBI की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि फैक्टरिंग का काम करती है। तो यानी कि फैक्टर को हायर किया ABC लिमिटेड ने। अब अगर कोई बैड डेट्स हुई तो फैक्टर उन बैड डेट्स के रिस्क को वापस जो बैड डेट्स के रिस्क को वापस फर्म को ट्रांसफर कर देता है। तो यानी कि उसके पास एक कोर्स अवेलेबल है, एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो रिस्क खुद बियर ना करके फैक्टर उसको फर्म को ही ट्रांसफर कर देता है। लेकिन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होता है? इसमें फैक्टर के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, यानी कि अगर बैड डेट्स होंगे तो वो फैक्टर के होंगे। जो फर्म है उसको तो एडवांस मिल चुका है और बाद में जो बची हुई अमाउंट है वो भी मिल जाएगी, फैक्टर उसे देगा। अगर बैड डेट्स होते हैं तो वो फैक्टर का लॉस है। यानी कि रिकोर्स फैक्टरिंग में फैक्टर के पास ऑप्शन है, इसलिए वो जो रिस्क होगा वो उसे फर्म को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन नॉन रिकोर्स फैक्टर में जो बैड डेट्स का रिस्क है वो भी फैक्टर ही बियर करता है। ठीक है, नेक्स्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टरिंग। देखो, डोमेस्टिक फैक्टरिंग क्या होती है? डोमेस्टिक फैक्टरिंग में हमें एक ही कंट्री के अंदर होती हैं तीनों पार्टी कौन? एक तो सेलर, यानी कि कोई भी फर्म जो सेल करती है क्रेडिट में, बायर जो रिसीवेबल बनेंगे फिर, और फैक्टर। ये तीन ही हुई और तीनों ही सेम कंट्री से बिलोंग करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल फैक्टरिंग के केस में हमारी पार्टीज 4 हो जाती है। 4 कैसे हो जाती है? देखो, एक तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हो गया। एक्सपोर्टर यानी कि सेलर, इंपोर्टर यानी कि बायर। और जो फैक्टर है इसमें 2 होंगे इंटरनेशनल फैक्टरिंग के केस में। एक जो फैक्टर है वो एक्सपोर्टर की कंट्री से होगा और एक जो फैक्टर है वो इंपोर्टर की कंट्री से होगा। यानी कि जो एक्सपोर्ट फैक्टर है उसको एक्सपोर्टर हायर करेगा, वो फर्म हायर करेगी जो क्रेडिट में सेल कर रही है। लेकिन अब ये एक्सपोर्ट फैक्टर डायरेक्ट जो इंपोर्टर है उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये एक्सपोर्ट फैक्टर अपनी कंट्री जो इंपोर्टर की कंट्री में जो फैक्टर है उसके साथ कांटेक्ट करेगा। फिर इंपोर्टर की कंट्री वाला फैक्टर जो है वो
इंपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट करके जो रिसीवेबल की अमाउंट है वो कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसमें प्रोसीजर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। तो इंटरनेशनल फैक्टरिंग में हमारे पास 4 पार्टीज होती हैं। ठीक है, ये देखो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग या इंटरनेशनल फैक्टरिंग, इसकी प्रोसेस कि एक्सपोर्टर है वो गुड्स सेल करेगा इंपोर्टर को, फिर जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट फैक्टर को अपॉइंट करेगा, और एक्सपोर्ट फैक्टर जो है वो इंपोर्ट फैक्टर के साथ कांटेक्ट करेगा, फिर इंपोर्ट फैक्टर इंपोर्टर से कांटेक्ट करेगा, फिर इंपोर्टर से वो पैसे लेके ड्यू डेट पे, यानी कि इनवॉइस इसने इसको इनवॉइस दिया एक्सपोर्टर ने, फिर इनवॉइस सेल कर दिया एक्सपोर्ट फैक्टर को, एक्सपोर्ट फैक्टर ने वो इनवॉइस ट्रांसफर किया इंपोर्ट फैक्टर को, फिर इंपोर्ट फैक्टर ने इंपोर्टर को वो इनवॉइस प्रेजेंट करके उससे पेमेंट ले ली ऑन ड्यू डेट, और फिर उस पेमेंट को इंपोर्टर के थ्रू, इंपोर्ट फैक्टर के थ्रू, फिर एक्सपोर्ट फैक्टर के थ्रू एक्सपोर्टर को वो पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें 4 पार्टीज होती है, एक्सपोर्टर के लिए अलग से एक्सपोर्ट फैक्टर और इंपोर्टर के लिए अलग से इंपोर्ट फैक्टर। अब जब देखो कि बैंक फाइनेंसिंग और फैक्टर फाइनेंसिंग है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, एक तो डिफरेंस यही होता है कि जो फैक्टरिंग है उसमें फाइनेंसिंग सर्विसेज के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी एक नंबर ऑफ सर्विसेज जो है फैक्टरिंग में हमें मिलती है, जैसे कि जो रिसीवेबल मैनेजमेंट हो गया, एक क्रेडिट रेटिंग हो गई। हमने ये हमारे पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं कि फैक्टर हमें कौन कौन सी सर्विसेज देता है। तो इसमें हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, लेकिन बैंक फाइनेंसिंग में हमें सिर्फ फाइनेंस मिलता है, और वो भी किसी कोलेटरल के बेसिस पे या सेलर की स्ट्रेंथ के बेसिस पे। लेकिन फैक्टर के केस में, फैक्टरिंग के केस में हमें जो मिलता है फाइनेंस, वो किस बेसिस पे मिलता है, वो बायर की स्ट्रेंथ के बेसिस पे मिलता है। यानी कि हमारे रिसीवेबल कौन है, अगर रिसीवेबल ही ऐसे हैं जो जहाँ पे डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा है, तो वहां पे हमें फैक्टरिंग फाइनेंस मिलने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और यानी कि इसमें हम सेलर की स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें फाइनेंस मिलता है, और इसमें बायर की स्ट्रेंथ के बेसिस पे। और जो लोन फ्रॉम बैंक है वो बैलेंस शीट का आइटम, यानी कि बैलेंस शीट में हमारा लोन शो होता है लायबिलिटी साइड, लेकिन फैक्टरिंग के केस में फैक्टर से जो फाइनेंस मिलता है वो हमारा ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, यानी कि उसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। और जो एक हमारा डिफरेंस है ये फैक्टरिंग और फोरफिटिंग में। फोरफिटिंग क्या होता है, देखो फैक्टरिंग में हमने हमारे रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिए फैक्टर को, लेकिन हमारा अगर हमारा रिकोर्स फैक्टरिंग है तो एक रिस्क है कि अगर बैड डेट्स होंगे तो वो फर्म के ही होंगे, फैक्टर नहीं बियर करेगा उनको। लेकिन फोरफिटिंग के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सेल ही कर दिए जाते हैं अल्टीमेटली। कि ये फोरफिटिंग लगभग कौन सी ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है जिनमें डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें बहुत ही कम रेट पे, यानी कि इंटरेस्ट रेट इसमें बहुत, यानी कि जो चार्जेज है, जो फीस है वो फोरफिटिंग की बहुत ज्यादा होती है फैक्टरिंग के कंपैरिजन, क्योंकि इसमें जो डिफॉल्ट पेमेंट्स हैं उनके लिए ही हम फोरफिटर को अपॉइंट करते हैं। जैसे कि हमने हमारा कोई ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम था, अगर हमें पता है कि अब हमें ये पता चला कि वो जो ट्रांसपोर्ट करने वाला वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो डिफॉल्ट होगी, तो हमें वहां से पैसे मिलने के चांसेस बहुत कम है। तब हम, अगर हमारा उनमें कुछ पेंडिंग है उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में, तब हम फोरफिटर को अपॉइंट कर देते हैं। तो यानी कि कुछ बचा हुआ है तो वो कुछ हमें, जैसे कि इसमें है ना, ये होता है कि अगर 1 लाख की है हमारी कोई ट्रांजैक्शन, तो लगभग 70,000 या 60,000 ही फोरफिटर जो है फर्म को देता है, बाकी सब अपने फीस और अदर चार्जेस में फोरफिटर ही चार्ज कर लेता है, तो हमें बहुत कम अमाउंट मिलते हैं। लेकिन जो डिफॉल्ट हो चुका है उसमें से कुछ भी मिले वो भी अच्छा होता है, तो फोरफिटिंग के केस में ये होता है। वैसे सेम ही होगी कि रिसीवेबल्स को हम सेल कर रहे हैं। फैक्टरिंग में सेल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्क तो फर्म का ही है। तो जो फोरफिट, अब हम कुछ डिटेल में कर लेते हैं इनके जो डिफरेंस है कि फैक्टरिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी की ट्रांजैक्शन है उनके लिए होती है, और फोरफिटिंग है मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन के लिए होती है। जो फैक्टरिंग है वो विद और विदाउट रिकोर्स हो सकती है, हमने डिस्कस किया था। और
लेकिन फॉरफिटिंग जो है वो सिर्फ नॉन रिकोर्स ही हो सकती है, यानी कि जो डिफॉल्ट होगा, रिस्क होगा, वो सारा फॉरफिटर का होगा, फर्म का कोई रिस्क नहीं होगा इसमें। और जो फैक्टरिंग है उसमें एक होल सेट ऑफ जॉब्स कवर होती है एट ए प्री डिटरमाइंड रेट, लेकिन यानी कि सारे काम करते हैं। जो फैक्टरिंग हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है और पहले से ही रेट फिक्स होता है, लेकिन फॉरफिटिंग में कोई रेट पहले से फिक्स नहीं होता, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करेंगे, क्योंकि किसी केस में रिस्क कम हो सकता है डिफॉल्ट का, किसी केस में ज्यादा हो सकता है, तो ज्यादा में वो ज्यादा चार्ज करेंगे, कम में कम चार्ज करेंगे, यानी कि केस टू केस बेसिस पे उनका डिपेंड करता है। जो फैक्टरिंग है वो ओनली फॉर सर्टेन परसेंटेज जो अमाउंट है वो रिसीवेबल के एडवांस में देते हैं, लेकिन फॉरफिटिंग 100% फाइनेंस अवेलेबल करवा देती है। देखो हमने डिस्कस किया था ना कि फैक्टरिंग में 80 to 90% ही एडवांस देते हैं वो, बाकी अमाउंट जब पेमेंट मिल जाती है फाइनल तब ही फैक्टर जो है वो फर्म को देता है, लेकिन फॉरफिटिंग के केस में 100% अमाउंट पहले ही दे दी जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे 1 लाख के अगर रिसीवेबल्स थे तो हमें 1 लाख के पूरे मिल जाएंगे, वो अपने चार्जेस तो काट के देंगे ही, लेकिन बाद में कुछ नहीं देंगे, वो जितना उनको देना है वो स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। फैक्टरिंग में जो किसके ऊपर डिपेंड करती है फैक्टरिंग, एक्सपोर्टर की क्रेडिट स्टैंडिंग के बेस के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन फॉरफिटिंग डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द अवेलिंग बैंक की फाइनेंसिंग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। और फैक्टरिंग में हमें नंबर ऑफ सर्विसेज मिलती है, लेकिन इसमें फॉरफिटिंग सिर्फ प्योर फाइनेंसिंग है, इसमें सिर्फ फाइनेंस देते हैं, वो हमें हमारे रिसीवेबल्स के बदले और सर्विसेज नहीं देते जैसे कि फैक्टरिंग के केस में मिलती हैं। अब फैक्टरिंग इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ, क्या था इसमें? फैक्टरिंग सर्विसेज मेड एंट्री इनटू इंडिया एज ए स्टेप फॉरवर्ड टू अपग्रेड economy in year 1991 after the attempt of Kalyan Sundaram committee in 1988। सबसे पहले 1988 में जो कल्याण सुंदरम कमेटी है उन्होंने ये आइडिया जो फैक्टरिंग का है वो यानी कि हमारी इकोनॉमी को भी अपग्रेड करने के लिए जरूरी है इसका रखा। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले SBI ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड और कैन बैंक फैक्टर लिमिटेड 1991 में फर्स्ट फैक्टरिंग कंपनीज बनी। और अब तो बहुत सारी फैक्टरिंग कंपनीज हैं इंडिया में। जो NBFCs हैं वो या फिर जो सब्सिडरी कंपनीज हैं बैंक्स की, वो लगभग जो फैक्टरिंग का काम है वो करती हैं, लेकिन जो NBFC है वो तो अपना बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकती है, लेकिन अगर एट प्रेजेंट फैक्टरिंग बिजनेस कैन बी कैरिड आउट बाय आइदर बैंक्स और NBFC। RBI इज द रेगुलेटरी बॉडी है इनके लिए। और ये देखो अगर NBFC है तो उनको बैंक्स तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैंने उल्टा बोल दिया था। NBFCs के लिए ये कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है। एक तो कि जो NBFC फैक्टरिंग बिजनेस कर रही है उसकी जो फाइनेंशियल एसेट्स है उनका 50% से ज्यादा वो फैक्टरिंग या तो 50% या 50% से ज्यादा उनका फैक्टरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होनी चाहिए वो फाइनेंशियल एसेट्स। और जो उनकी इनकम है वो भी 50% ऑफ देयर ग्रोस इनकम शुड कम फ्रॉम द फैक्टरिंग बिजनेस, ठीक है, तभी वो एलिजिबल होंगी NBFC फैक्टरिंग बिजनेस के लिए। इंडिया में जो फैक्टरिंग कॉरपोरेशन है वो स्पेशलाइज्ड फैक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये तीनों है। IFCI फैक्टर लिमिटेड जो कि IFCI बैंक की सब्सिडरी कंपनी है, SBI ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड, कैन बैंक फैक्टर लिमिटेड, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक्स जो फैक्टरिंग का काम करते हैं वो है HSBC, ICICI और एक्सिस बैंक। और जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है ECGC। जो SBI फैक्टर लिमिटेड है हमने ये डिस्कस किया भी था कि ये सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और जो ये SBI ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड है इज ए मेंबर ऑफ फैक्टर चेन
इंटरनेशनल फैक्टर चेन जो है FCI, उसका ही एक मेंबर है। और ये FCI क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड फैक्टरिंग कंपनीज। जो SBI ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड है वो केवल SBI फैक्टर लिमिटेड ही केवल एक ऐसा फैक्टर है जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फॉरफिटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कैनबैक फैक्टर लिमिटेड भी कैनरा बैंक की सब्सिडरी कंपनी है, ये 1991 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये भी एक लीडिंग फैक्टर है इंडिया में। और ऐसे ही IFCI जो IFCI बैंक की सब्सिडरी है, इट इज रजिस्टर्ड एज NBFC factor with RBI and engaged in business of factoring, offering products of domestic sale bills, export bill factoring, advance against future receivables etc. ये सर्विसेज जो है IFCI फैक्टर लिमिटेड देती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही थी हमारे जो फैक्टरिंग का जो बचा हुआ टॉपिक था वो हमने इस लेक्चर में कर लिया। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।